सही है। हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम एपीओ मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, जो पेपर हमने कंडक्ट करवाया था, उसका पहला जो पेपर है, टेस्ट नंबर फर्स्ट, जो कि आईपीसी का टेस्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो टेस्ट है, आईपीसी का टेस्ट है, 3 घंटे का इसमें हमने स्टूडेंट्स को समय दिया था और ये 100 मार्क्स का पेपर था। आईपीसी का टेस्ट है। तो यहाँ पर आईपीसी के टेस्ट में अपन चलते हैं। ये इस तरह से हमने कॉपी बनाई है और देखें आप यहाँ पर स्टूडेंट पेपर देने के बाद जब हम चेक करते हैं तो यूज फॉर टीचर स्पेस दिया गया है। उसमें हम कोई भी कमेंट्स या सजेशंस जो स्टूडेंट को हम देना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ पेपर, जो एपीओ मेंस का आईपीसी का जो फर्स्ट पेपर है उसको। तो देखो यहाँ पर जो इसके कॉपी के 4 पार्ट हैं पेपर के, तो इसके 4 पार्ट हैं। तो देखें सबसे पहले यहाँ पर पार्ट नंबर ए क्या है। 16 मार्क्स का ये पार्ट है। समस्त 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने पढ़ लिया। अटेम्प्ट ऑल द 8 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरिड 2 मार्क्स, आंसर शुड नॉट एक्सीड 20 वर्ड्स, ठीक, ईच। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है डिफाइन डिसऑनेस्टली, बेईमानी को परिभाषित करना है। और बेईमानी की परिभाषा हिंदी की ये मॉडल आंसर की है, हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम में। तो देखें हिंदी मीडियम वालों के लिए एपीओ मेंस के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आप इसे देखें। तो यहाँ पर इसका देखो आंसर क्या है रहेगा, बेस्ट से बेस्ट आंसर, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है, अपराध नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ने खूब गलतियां की हैं और यहाँ पर कार्य की जगह अपराध लिख दिया। लेकिन देखो यहाँ पर कार्य करना कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो व अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारक हो, तो उस कार्य को बेईमानी से किया हुआ कहा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये इसके बारे में सेक्शन 24 में बताया है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अवैध की परिभाषा हमें देनी है। तो अवैध, इलीगल की डेफिनेशन, डिफाइन इलीगल एज इट इज डिफाइंड इन द आईपीसी, ठीक है। तो अवैध शब्द के अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जो संहिता द्वारा प्रतिबंधित हैं, प्रोहिबिटेड हैं, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करते हैं, या किसी कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होने पर भी लोप किया जाए, तो क्या कहा जाता है, वो अवैध कहा जाता है। सेक्शन 43 में इसके बारे में प्रोविजन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ देता हूं मैं सबसे पहले। ए नामक भारतीय नागरिक उगांडा में हत्या का अपराध करता है, उसका विचारण कहां पर किया जाएगा। इफ एन इंडियन सिटीजन नेम्ड ए commits the offense of murder in Uganda, where will his ट्रायल टेक प्लेस, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, बेस्ट आंसर क्या रहेगा, भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर ए नामक भारतीय द्वारा उगांडा में हत्या का अपराध किया जाता है, तो उसका विचारण भारतीय न्यायालय में हो सकता है। सेक्शन 4 आईपीसी से एक क्वेश्चन है। इसके बाद आइए सेक्शन 4 से क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई हार्बर। तो हार्बर का क्या उत्तर होगा यहाँ पर, संशय। संशय जो है, तो संशय को एक आईपीसी में संशोधन के जरिए इस परिभाषा को सेक्शन 52 में जोड़ा गया था। किसी व्यक्ति को आश्रय देना, संशय का मतलब आप आश्रय से भी समझ सकते हैं, ठीक है। आश्रय मतलब सहारा देना, उसे शरण देना, उसे क्या करना, शरण देना। तो किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, गोला बारूद, आयुध या परिवहन के साधन उपलब्ध कराना तथा किसी व्यक्ति की पकड़े जाने में सहायता करना। लेकिन पति या पत्नी द्वारा दिया गया संशय इसमें शामिल नहीं है। लेकिन पति और पत्नी, देखो पति जाएगा कहाँ, घर पर जाएगा पत्नी के पास, पत्नी कहाँ जाएगी, घर पर आएगी पति के पास। तो ये अपना घर है, इसमें एक दूसरे के द्वारा दिया गया संशय नहीं माना जाता है। तो ये बेस्ट आंसर इसका रहेगा। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, कूटकर्ण से आप क्या समझते हैं। एक चीज को दूसरी चीज के समान इस आशय से करना कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रवंचना की जाए। प्रवंचना का अर्थ है धोखा या प्रवंचना की जाने की संभावना हो, तो उसे कूटकर्ण कहा जाता है। तो एक चीज को दूसरी चीज के समान इस आशय से करना कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ
धोखा किया जा सके। तो अच्छा, ये प्रश्न एक आध बार आया हुआ है मेंस में, आरजीएस में। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किसी घातक हमले के विरुद्ध निर्दोष व्यक्ति को अपहानि कारित की जा सकती है? कैन हार्म बी कॉज टू एन इनोसेंट पर्सन अगेंस्ट ए फैटल अटैक अंडर प्राइवेट डिफेंस? तो यहाँ पर घातक हमला हुआ है और निर्दोष व्यक्ति को अपहानि, अब अपने आप को बचाने के लिए क्या किसी निर्दोष के लिए नुकसान पहुंचाया जा सकता है? तो इसका आंसर यस, हाँ। जिस हमले से किसी व्यक्ति को युक्ति युक्त मरने की आशंका हो कि भाई मेरे ऊपर ऐसा हमला है, भीड़ मुझे मारने दौड़ रही है, अब यहाँ पर हो सकता है कोई निर्दोष भी मरे, लेकिन मेरे को बचाने के लिए तो मुझे इस जोखिम को लेना पड़ेगा। तो वहां वह ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहोनी की जोखिम के बिना वह खुद का बचाव नहीं कर सकता, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता। ये सेक्शन 106 का प्रोविजन है दोस्तों। चलिए, इसके बाद आइए आप सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। आईपीसी में कितने प्रकार के दंड बताए गए हैं? ठीक है, तो आईपीसी में कितने प्रकार के दंड बताए गए हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन आईपीसी? ठीक है, तो इसका आंसर है दंड के प्रकार, पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा निश्चित, चौथा कारावास जो कि 2 प्रकार का है, पांचवा कठोर कारावास और साधारण कारावास, संपत्ति और 6 जुर्माना। तो सेक्शन 22 में ये सब बताया गया है। तो आईपीसी में 6 तरह के दंड बताए, जिसमें निश्चित कर दिया है एक को, जो कि काला पानी की सजा हुआ करती थी और वो भारत में आजादी से पहले कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई थी काला पानी की सजा। इसके लिए अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक सेल्युलर जेल का निर्माण किया था, वहां पर ये सजा दी जाती थी। चलो, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जंगम संपत्ति से आप क्या समझते हैं? तो व्हाट डू यू मीन बाय मूवेबल प्रॉपर्टी? जंगम संपत्ति से आशय हर प्रकार की मूर्त संपत्ति से, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इसके अंतर्गत नहीं आती। ये क्वेश्चन 22 का आंसर है। चलिए, तो अब ये 8 प्रश्न 2-2 मार्क्स के तो हो चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर बी पर। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट बी देखें आप। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी देखें दोस्तों, क्या है पार्ट बी है 20 मार्क्स का पार्ट बी है। नोट सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरिड 4 मार्क्स, आंसर शुड नॉट एक्सीड 15 वर्ड्स ईच। समस्त 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका, स्वेच्छा से आप क्या समझते हैं? कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा करता है जिसके द्वारा कार्य करने का उसका आशय था, या जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था, विश्वास करने का कारण रखता था कि उससे उसका कार्य होना संभव है, स्वेच्छा कारित करना समझा जाएगा। तो इस आंसर ये जो है आपके डेफिनेशन 39 में दी गई है। इसके बाद आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्यवान प्रतिभूति वेलेबल सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं? ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित किए जाते हैं, विस्तृत किए जाते हैं, अंतरित किए जाते हैं, निर्बंधित निर्वापित किए जाएं या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई अधिकार स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, कोई विधिक अधिकार नहीं रखता। इसका जो प्रॉपर है आंसर 29 में डेफिनेशन दी गई है। मूल्यवान प्रतिभूति से आप क्या समझते हैं? इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। दंडादेश के लघुकरण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर कम्यूट ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर देखें, बेस्ट आंसर, समुचित सरकार द्वारा अपराधी की, इंपॉर्टेंट बात है, अपराधी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अपराधी की सहमति के बिना भी अपराध के दंड को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। मृत्यु दंड को समुचित सरकार द्वारा अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। ये 54 में ये प्रोविजन है आईपीसी में कि मृत्यु दंड को समुचित सरकार अन्य दंड में क्या कर सकती है? लघुकृत कर सकती है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। और इसके बाद हम जो हमारा आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आजीवन कारावास। देखो आगे क्या है इस आंसर का नेक्स्ट पार्ट। आजीवन कारावास के दंडादेश को समुचित सरकार ऐसी अवधि के लिए जो धारा 14 वर्ष से अधिक नहीं हो लघुकृत कर सकेगी। 55 का प्रोविजन है। और इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है कि राष्ट्रपति अपराधी की दंड को माफ, लघुकर, निलंबित, परिहार कर सकता है। ये आर्टिकल 45 संविधान का, इसमें मैंने ऑल्सो रेफर कर दिया 45, ये लो ऑल्सो रेफर, ठीक है, रीड विद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकांत परिरोध से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकांत परिरोध से आप क्या समझते हैं? एकांत परिरोध से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें,
क्या लिखा है बेस्ट आंसर, कि जब किसी अपराधी को कठोर कारावास से दंडादेश करता है, जब जब न्यायालय वर्ड आएगा है, जब न्यायालय किसी अपराधी को कठोर कारावास से दंडादेश करता है तो न्यायालय कुल मिलाकर 3 मास तक का एकांत परिरोध दे सकेगा। अगर कारावास 6 मास का है तो एकांत परिरोध 1 माह से अधिक नहीं, अगर कारावास 6 मास से अधिक 1 वर्ष तो एकांत परिरोध 2 मास से अधिक नहीं, और कारावास अगर 1 वर्ष से अधिक है तो एकांत परिरोध 3 मास से अधिक नहीं होगा। ये 73 में बताया गया है। एकांत परिरोध को एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता, पूरे एकांत परिरोध की कालावधि के दौरान अंतर रखना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये 74 में बताया गया है। चलिए इसके बाद आइए आप दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण आरंभ हो जाता है जब अपराध के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब आरंभ हो जाता है, उसी क्षण आरंभ हो जाता है जब अपराध के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है। चाहे अपराध नहीं किया गया हो, यह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की आशंका बनी रहती है। धारा 102 में ये बात बताई गई है। चलो तो इसके बाद आते हैं, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, ये लीजिए, नेक्स्ट पर आ गए पार्ट नंबर सी पर। पार्ट नंबर सी देखो क्या है। पार्ट नंबर सी है, समस्त 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। व्हाट आर दोज एक्ट्स अगेंस्ट विच नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल। तो यहाँ पर देखें क्या आंसर रहेगा, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या गौरवपत्ति की युक्ति का आशंका नहीं हो और वह कार्य लोक सेवक द्वारा अपने पद का कर्तव्य करते हुए किया जा रहा हो, तो ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वह कार्य विधिनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। तो इसके बाद आगे हम आंसर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखें स्पष्टीकरण है इसमें आगे। स्पष्टीकरण में क्या लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि यदि व्यक्ति यह विश्वास करने का कारण नहीं रखता हो कि कार्य लोक सेवक द्वारा कार्यरत तो प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा। यदि स्पष्टीकरण नंबर 2, यदि यह विश्वास करने का कारण ना हो कि कार्य लोक सेवक के निर्देश पर है तो अधिकार बना रहेगा। सेक्शन नंबर 99 ये है स्पष्टीकरण नंबर 2 में। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उन कार्यों का भी उल्लेख कीजिए जिनके लिए व्यक्ति आपराधिक कृत्य और दुराशय के बावजूद अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आईपीसी का अध्याय 4 साधारण अपवाद में उन कार्यों का उल्लेख है जिनमें आपराधिक कृत्य के बावजूद भी अपराध नहीं माना जाता। ये कौन कौन से, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य धारा 78, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य धारा 82। ठीक है, इसके बाद आइए, आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है और हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। ये लीजिए, और नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर कौन कौन सा कार्य है, तीसरा नंबर का देखिए कार्य, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य 84 में बताया गया है। इच्छा विरुद्ध मतता के विरुद्ध किया गया कार्य 85 में बताया गया है। शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य 100 में बताया गया है और संपत्ति की प्रतिरक्षा में किया गया कार्य सेक्शन 102 में बताया गया है। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज हम बहुत ही शानदार ऑफर है और इतनी हम नॉमिनल प्राइस में इसे दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज को हम 25 टेस्ट लॉ के दे रहे हैं जो कि आपको एपीयू के लॉ के सिलेबस को कवर करता है, और ये 25 टेस्ट दोस्तों हम मात्र 2100 रुपए में दे रहे हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज चाहिए, लेनी हो, तो आप हमसे इस नंबर पर 9351248096 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल भी आप कर सकते हैं दोस्तों। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं स्लाइड ऊपर कर लेता हूं पेज को, और ये आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में सदोष अभिलाभ और सदोष हानि को विस्तार से समझाइए। सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का विलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं हो, और सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति नहीं हो। तो सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना, कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है तब कहा जाता है जब वह उसे सदोष रखे रखता है, और जब वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है तब कहा जाता है जब उसे सदोष संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, तब भी जबकि उसे संपत्ति से सदोष वंचित कर दिया जाता है। सेक्शन 23 पर आइए। ठीक है, तो ये इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और
टोटल 10 पेज की ये कॉपी है जिसमें 8वें नंबर के पेज पर हम आ जाते हैं। तो 8वें नंबर का पेज आ चुका है। अब हमारा पार्ट डी शुरू हो जाता है। पार्ट डी पर आएंगे तो पार्ट डी देखें। पार्ट डी में देखो हमने 2 प्रश्न रखे हैं, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स, आंसर शुड नॉट एक्सीड 20 वर्ड्स ईच। सभी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, व्हेन डज इट एक्सटेंड टू वॉलंटरली कॉजिंग डेथ। प्राइवेट प्रतिरक्षा के विस्तार की क्या सीमाएं हैं? इस अधिकार का विस्तार कब स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक होता है? सीमाएं देखें। यदि कार्य किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदावास में किया गया हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता लेने का पर्याप्त समय है तो संकटकालीन आशंका की समाप्त हो चुकी है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाएगा। 99 में ये लिखा हुआ है। इसके बाद आइए, इसके बाद चलते हैं। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है? यदि अपराध हमलावर जिससे मृत्यु की आशंका हो, हमला जिससे गौरवपत्ति की आशंका हो, बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से किया गया हमला, व्यापरण अपहरण के आशय से किया गया हमला, ऐसा सदोष प्रयोग जिसमें आशंका और लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं होगी, शरीर पर अम्ल फेंकने, अम्ल देने, अम्ल फेंकने के प्रयास से संबंधित, तो ऐसी स्थिति में धारा 99 के उपबंधों के अधीन प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक हो सकेगा। तो सेक्शन 100 में ये बात लिखी हुई है। इसके बाद आइए दोस्तों, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज देखें क्या है। ये पेज नंबर 8 है और पेज नंबर 9 पर आ जाइए। तो पेज नंबर 9 पर आइए। यहाँ पर प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका थोड़ा सा आंसर पेज नंबर 9 पर है। देखें क्या है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का आधार मृत्यु कारित करने तक। पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पढ़ा। अब हम संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यदि अपराध अपनी या अपने हितबंधुओं की संपत्ति के विरुद्ध लूट, रात्रि गृहभेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, चोरी, रिष्टि, गृहतिचार से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में धारा 99 के अधीन प्रतिरक्षा का अधिकार अभियुक्त की मृत्यु कारित करने तक हो सकेगा। तो ये 103 आईपीसी का प्रोविजन है। शरीर की प्रतिरक्षा 100 में बताई है, संपत्ति की प्रतिरक्षा 103 में बताई है। उपयुक्त अपराधों की संकटकालीन आशंका की समाप्ति पर प्रतिरक्षा का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सामान्य आशय को विस्तार से समझाते हुए संबंधित न्यायिक निर्णयों का उल्लेख कीजिए। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उसने अकेले ने किया हो। सामान्य आशय का तात्पर्य ऐसे है जो अभियुक्तों के मध्य पूर्व नियोजित आशय का प्रकटन करता है। सामान्य आशय के लिए आवश्यक है कि अपराध कारित होने से पूर्व अभियुक्तों के मस्तिष्कों का दुराशय से कारित करने का पूर्व मिलन हो। यदि अपराध समान आशय स्थान पर भी कारित होता है तो पूर्व नियोजित योजना के अभाव में सामान्य आशय नहीं अपितु सामान्य अपराध का गठन हो सकता है। इसके बाद आइए आप, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस है। सामान्य आशय और समान आशय में अंतर समझाया गया। कहा गया कि सामान्य आशय में मस्तिष्कों का पूर्व मिलन आवश्यक है। नेक्स्ट और लास्ट पेज ले लेते हैं इस कॉपी का और लास्ट पेज पर आ जाइए। लास्ट पेज क्या है? लास्ट पेज देखें क्या है। पांडुरंग बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि समान अपराध समान समय स्थान पर होने पूर्व नियोजित योजना के अभाव में समान आशय से कारित नहीं किए। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये नेक्स्ट मैंने जजमेंट इसमें लिखा है। धारा 74 में मस्तिष्क का मिलन आवश्यक है। तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य के अनुसार धारा 34 में किसी व्यक्ति का आपराधिक दायित्व तभी होता है जब निम्न चीजें आवश्यक हो। मस्तिष्कों का मिलन, योजना के अनुरूप कार्य, समान आशय, संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का पेपर जो था एपीओ का टेस्ट सीरीज का फर्स्ट पेपर था और आप इस टेस्ट सीरीज को नॉमिनल प्राइसेस में ले दोस्तों और जल्दी करें, बिना डिले किए आपको समय मिलना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो टेस्ट सीरीज का प्लान भी हमने जारी कर रखा है और आप और हमें हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।